जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर नहीं बसते। रेशमी एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसने बीकॉम तक पढ़ाई की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई सुरेश, जिनकी शादी हो चुकी थी, अब रेशमी के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे। कुछ लड़के रेशमी को और उसके परिवार वालों को पसंद नहीं आ रहे थे, तो कुछ ने रेशमी को रिजेक्ट कर दिया था। देखते देखते साल भर गुजर गया। आखिरकार मिस्टर मोदी के बेटे रुपेश से मिलने के बाद श्याम नारायण जी की तलाश पूरी हुई, क्योंकि लड़का लाखों में एक था। गुणवत्ता और समझदारी में कोई मुकाबला ही नहीं, पढ़ा लिखा था। पिता का मानना था कि भगवान तकदीर से छीन सकते हैं, लेकिन हाथ का हुनर और विद्या नहीं। अगर बुरा वक्त भी आ जाए तो हमारी बेटी को खाने और पहनने की कभी तकलीफ नहीं होगी। लड़के वालों को भी रेशमी एक नज़र में पसंद आ गई। दोनों परिवारों ने बातचीत करके पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर बात आगे बढ़ाने का तय किया। तब तक लड़की के पिता श्याम नारायण और भाई सुरेश ने लड़के की छानबीन भी कर ली। छानबीन में सब कुछ ठीक ही था। लड़के को किसी प्रकार की नशे की कोई लत नहीं थी। बस एक ही समस्या थी कि घर में लड़की की शादी शुदा बहन की चलती थी। यह बात आस पड़ोस से पूछने के बाद मालूम हुई। क्योंकि लड़के की माँ नहीं थी, इसीलिए घर के कोई भी अहम डिसीजन श्रीधर जी अपनी बेटी से पूछकर लेते। पर यह बात लड़की वालों को इतना भी ज्यादा बड़ी नहीं लगी। पूरी तसल्ली के बाद उन्होंने पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर लड़के वालों को फोन कर दिया और दोनों की सगाई कर दी। ठीक एक महीने बाद शादी थी। दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट गए। लड़की के पिता और भाई ने उसके दहेज में कोई कमी नहीं रखी। फ्रिज, टीवी, पलंग, अलमारी, वॉशिंग मशीन सब कुछ दिया। अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर किया। लड़के वालों ने भी अपने होने वाली बहू के लिए उसके मनपसंद गहने और कपड़े लिए। शादी में खूब धूम धड़ाका हुआ, क्योंकि लड़के वालों और लड़की वालों के खानदान में फिलहाल यह आखिरी शादी थी। लड़की के पिता ने जो भी दहेज का सामान दिया था उस दिन तो लड़के वालों ने रख लिया, लेकिन दूसरे ही दिन लड़के की बहन ने कहा कि वॉशिंग मशीन आई है वो ठीक है, लेकिन कपड़े तुम्हें हाथ से ही धोने पड़ेंगे। अभी रेशमी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसकी ननद ने यह फरमान जारी कर दिया। ससुर जी ने भी अपनी बेटी की बात का समर्थन किया। कितने सपने, कितने अरमान लेकर रश्मि अपने ससुराल आई थी, पर पहले दिन ही उसके अरमान टूट गए। वह मन ही मन सोचने लगी कि अभी तो ससुराल में कदम रखा ही नहीं कि दीदी की दखल अंदाजी शुरू हो गई। इसी तरह चला तो मैं कैसे अपना जीवन निर्वाह करूंगी। आज रश्मि की ससुराल में पहली रसोई की रस्म थी, तो उसने अपने ससुर जी से पूछा, पापा जी मीठे में क्या बनाऊं, क्योंकि उसकी सास तो थी नहीं। तब भी ननद ने तपाक से बोला, तुम दाल का हलवा बना लो। रश्मि का गुस्सा तो इतना जोर आया, लेकिन फिर भी वह खून का घूंट पीकर चुपचाप चली गई और दाल का हलवा बनाने लगी। सबने हलवा खाया और उसकी तारीफ बहुत की। ससुर जी ने नेक में क्या दूं यह भी अपनी बेटी से पूछा, तो बेटी ने कहा कि 2 सिक्के दे दीजिए, अब तो काटो तो खून नहीं।
रश्मि को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि हर छोटी सी छोटी चीज में ननद से क्यों पूछना। क्या वह हमारे घर की मालकिन है? अब तो यह रोज का ही हो गया। सुरभि, रश्मि की ननद, महीने में 15 दिन अपने पति और बच्चों को छोड़कर यहाँ पड़ी रहती। हर बात में रोकना टोकना बढ़ते ही जा रहा था। सारा दिन हाथ धोकर रश्मि के पीछे पड़ी रहती। एक भी काम में हाथ में बटाने में तो दूर, बस उपदेशों की गाथा हमेशा चालू रहती। ऐसा मत उठो, ऐसा मत बैठो, पापा जी के सामने घूंघट करके जाया करो। इतना ही नहीं, शादी के एक हफ्ते बाद ही सारे गहने लेकर अलमारी में रख दिए। एक गहना भी रश्मि के पास नहीं छोड़ा। रश्मि को बुरा तो बहुत लग रहा था, फिर भी वह चुपचाप थी। नई नवेली दुल्हन के कानों में और गले में कुछ तो होना चाहिए। रश्मि के पिता ने भी सोने की फूल सेट डाली थी और उसके ससुराल वालों की तरफ से भी उसे 1.5 सेट मिली थी, लेकिन उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह कोई काम वाली बाई हो। धीरे धीरे सुरभि, रश्मि की ननद की दखल अंदाजी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। उसे रश्मि का अपनी पसंद का बनाकर खाना या बाहर से मंगवा कर खाना भी पसंद नहीं आ रहा था। जब वह कुछ बाहर से मंगवाती या घर में बनाती तो कहती, जो सब खाएंगे वही तुम भी खाओगी। और जब रश्मि कहती कि दीदी, क्या मैं खाना भी अपने पसंद का नहीं खा सकती, तो कहती कि रश्मि, यह सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम फास्ट फूड खाओगी तो मोटी हो जाओगी। रश्मि का जीना मुश्किल हो गया था। बस सारा दिन नौकरानी की तरह काम करो और घर में पड़े रहो। ना अपने मन का खा सको और ना अपने मन का पहन सको। कहीं पास पड़ोस में किसी से बात नहीं करने देती। रिश्तेदारों का फोन आता तो टाल मटोल कर बात नहीं करवाती। हर समय सास बनकर रश्मि पर अपनी हुक्म चलाती। अभी शादी को 2 महीने ही हुए थे, पर रश्मि इस तरह मुरझा चुकी थी मानो शादी को 5 से 6 साल हो गए हों। रश्मि अब पूरी तरह से उधियाई चुकी थी। उसका जीना पूरी तरह से मुश्किल हो चुका था। उसने रुपेश से कहा कि मैंने पिताजी को फोन कर दिया, मैं अपने मायके जा रही हूँ। दीदी की जातियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं और अब बर्दाश्त नहीं होता। पापा जी भी उन्हें कुछ नहीं कहते, हर समय मुझ पर जुल्म ढाती रहती हैं। ना मुझे चैन से कुछ खाने देती हैं और ना ही पहनने देती हैं। आते ही मेरे सारे गहने रख लिए। कोई नई नवेली दुल्हन के साथ भला ऐसा करता है? मुझे किसी से बात नहीं करने देती। हर वक्त चाहती है कि मैं घर 4 दीवारी में बंद रहूं। रुपेश ने कहा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने भी देखा है, दीदी को बहुत समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अब कुछ न कुछ कड़ा कदम उठाना ही पड़ेगा। मैं बस चुप इसलिए था क्योंकि मैं अपने पिताजी का इकलौता बेटा हूँ। आज अगर मैं उन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जाऊंगा तो दुनिया मुझे भी बुरा भला कहेगी और उन्हें भी। लेकिन अब बहुत हो गया। मेरा आखिर तुम्हारे प्रति भी कोई फर्ज है। तुम अकेली इस घर से नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम चलो मेरे साथ। आज पापा से बात कर ही लेता हूँ। पापा, आप बहुत हो गया। आप अपने आँखों पर कब तक पट्टी चढ़ा कर रखेंगे? आपको सही या गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने दिनों से क्या हो रहा है घर में? अब आप यह सोचकर बता दें
कि आपको बुढ़ापे में अपने बेटे बहू के साथ रहना है या बेटी की बात सुनकर बसे बसाए घर को उजाड़ना है। तो श्रीधर जी, रुपेश के पापा ने कहा, ऐसा क्या हो गया जो तुम इस तरह बातें कर रहे हो मुझसे? क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये पूछिए। दीदी ने मेरी पत्नी की क्या हालत कर दी है। अरे इतना बुरा व्यवहार तो कोई जानवर के साथ भी नहीं करता है जो वह मेरी पत्नी के साथ कर रही है। आते ही उसके सारे गहने जब्त कर लिए। मेरी पत्नी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई काम वाली नौकरानी हो। ना मन का खाने देती है, ना ही पहनने देती है और ना ही किसी से बात करने देती है। अरे उनको तो यह सोचना चाहिए कि नई नवेली दुल्हन सजी सवरी अच्छी लगती है। अगर उनके ससुराल में उनकी ननद भी उनके साथ ऐसा ही करती तो। यह सब सुनकर सुरभि, रुपेश की बहन, बोली, मुझे क्या पड़ी है, वो तो घर में माँ नहीं है। इसके लिए पापा ने मुझे सब जिम्मेदारी दी है, इसीलिए मैं तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी। आप इसे जिम्मेदारी निभाना कहती है? आप जिम्मेदारी नहीं निभा रही थी, आप तो जुल्म कर रही थी। खैर छोड़िए पापा, दीदी ज्यादा बकवास करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक दीदी की दखलंदाजी यहाँ चलेगी हमारा रहना मुश्किल है। आप मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए और सोचकर बता दीजिएगा। मैं आपको 1 महीने का वक्त दे देता हूँ कि आप हमारे साथ रहेंगे या नहीं। इतने में रश्मि के पापा भी आ जाते हैं और कहते हैं कि दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस घर में बेटियों की चलती है वो घर कभी नहीं बसते। आप एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा जरूर कि आप गलत कर रहे हैं या सही। समधी जी, आप यहाँ अचानक नहीं, मेरी बेटी ने मुझे बुलाया है। मैं तो बहुत पहले ही आना चाहता था पर मेरी बेटी ने मुझे रोक दिया, क्योंकि हमने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसे दिए हैं कि वो जब तक पानी सिर से ऊपर ना हो जाए बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी है सिर्फ 2 महीनों में। अरे हमारे घर में भी बहू है, लेकिन हमारे भगवान जानते हैं हमने हमेशा उसे अपनी बेटी ही माना है। आपने तो बहू को बेटी समझना तो दूर, उसे बहू भी नहीं समझा, उसे नौकरानी बनाकर रख दिया। मुझे तो शर्म आती है समधी जी आपकी सोच पर। खैर छोड़िए, आपसे कुछ आशा करना ही बेकार है। रश्मि बेटा, चलो जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, मैं तेरा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। तब रुपेश ने कहा, पापा आप मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगे? तो श्याम नारायण जी, रुपेश के ससुर ने कहा, क्यों नहीं बेटा, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमारी बेटी को इतना अच्छा पति मिला है जो उसके सुख दुख में उसके साथ है। तो पापा जी बस 10 मिनट का वक्त दीजिए, सिर्फ आपकी बेटी ही नहीं बेटा भी आपके साथ चलेगा। ठीक है बेटा। रुपेश ने अपने पिता से, पापा मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या आप दीदी को घर का प्रधान बनाकर घर को तोड़ने देंगे या अपने बेटे बहू के? तो श्रीधर जी ने कहा कि जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, मेरी पत्नी के गहने दे दीजिए। तो श्रीधर जी ने अपनी बेटी से कहा कि बहू जो अपने मायके से लाई थी वो रुपेश को दे दो। तो रुपेश ने कहा कि सिर्फ मायके वालों ही क्यों, ससुराल वाला क्यों नहीं? तो श्रीधर जी ने कहा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, कहा ना नहीं मिलेंगे
तो रुपेश ने कहा, ओ ये आग भी दीदी की ही लगाई हुई होगी। खैर छोड़िए, जब भी आपको लगे कि आपने गलत किया अपने बेटे बहू के साथ और आपको पश्चाताप करना हो, तो हमारे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। चलता हूँ। दोस्तों, यह कहानी नहीं, हकीकत है। अक्सर बहुत से घरों में ऐसा होता है जहाँ बेटियों की चलती है, जिसके कारण घर टूट जाते हैं। माता पिता को हमेशा यह सोचना चाहिए कि काम हमारे बेटे बहू ही आएंगे, इसीलिए उनके साथ संबंध प्रेम पूर्वक बनाए रखें, ना कि बेटी के बहकावे में आकर बिना किसी कारण बेटे बहू के साथ जाती करनी चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।